Okay, so in the Bohr's model, the Bohr's energy for nth orbit जो है वो है -2π² z²e⁴/n²h²। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट है। वेरिएबल्स z और n होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला देखने वाला है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर। देखो, ये एटम है हमारा। अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में जाना है तो एनर्जी जो है वो चाहिए, और जब हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी जो है वो लिबरेट करेगा। सीधी बात है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होती है। जब लो में आएगा तो लिबरेट करेगा, जब लो से हाई में जाएगा तो उसको चाहिए होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है, आप उसको कंप्लीटली, वो जो बाउंड्री मैंने आपको बताई थी इनफाइनाइट वाली, उससे बाहर निकलना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। उतनी बाउंड्री से बाहर निकाल दो जहाँ पर अब प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट ना कर पाए। वो एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक और चीज़ याद रखो जो मैंने बोली थी कि बोर का जो मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। मीन्स हाइड्रोजन He+, Li+2, बेरिलियम+4, उसके बाद बेरिलियम+3, बोरॉन+5, लाइकवाइज। ठीक है, ये सब के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के पास 1, हीलियम के पास 2, लिथियम के पास 3 होता है, बेरिलियम फिर बोरॉन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 होता है, 1 निकाल दूं तो 1 ही बचा, 2 निकाल दूं तो 1 बचा, 3 निकाल दूं तो 1 बचेगा, इसमें से 4 निकालो तो 1। तो ये सब के लिए हमारा बोर का मॉडल एप्लीकेबल है। चलो, अब बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हाई से लो में, इसकी हम बात करने वाला है। ठीक है, तो एनर्जी क्या करेगा, वो लिबरेट करेगा। सो हायर एनर्जी मैं 1 और 2 यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, आपको समझ लेना है वो हाई और लो है। सो एनर्जी ऑफ 1 मीन्स लोअर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2π² z²e⁴ बाई यहाँ पर n1² फर्स्ट एनर्जी लेवल h², और E2 क्या हो जाएगा, -2π² z²e⁴ बाई n2² h², जहाँ n1 जो है इज इक्वल्स टू लोअर लेवल और n2 जो है वो है हायर लेवल। हायर कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलो, डेल्टा E दैट मीन्स फॉल करेगा E2 - E1। अब जब फॉल करेगा इसको n2 मान लो और इसको n1 मान लो, यहाँ से यहाँ फॉल होने वाला है। ठीक है, n2 से n1, तो एनर्जी में भी डिफरेंस आएगा E2 - E1। तो मैं ये लिख देता हूँ, E2 -2π² z²e⁴ बाई n2² h² माइनस, और ये भी माइनस 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 हो जाएगा, प्लस 2π² z²e⁴ बाई n1² h²। सो डेल्टा E इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सबके सब ऑलमोस्ट कॉमन है, मैं बाहर निकाल देता हूँ। सो कॉमन हो जाएगा 2π² e⁴ बाई h²। ये प्लस वाला आगे लिख देता हूँ, 1/n1² माइनस हो जाएगा 1/n2²। z वेरिएबल है तो मैंने उसको पीछे ले लिया है। ठीक है, अब ये देखो सबके सब कांस्टेंट है, पाई, m, E और h इन CGS इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, सो डेल्टा E ये सब कांस्टेंट है तो आई एम टेकिंग r 1/n1² - 1/n2
N2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला को ट्रांजिशन फॉर्मूला बोला जाता है। और क्योंकि R जो है ये कांस्टेंट रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग साइंटिस्ट का नाम, तो इसको रिडबर्ग फॉर्मूला भी बोला जाता है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है और ये फॉर्मूला को बोलेंगे रिडबर्ग फॉर्मूला, जहाँ पर R जो है वो क्या होता है 2 पाई स्क्वायर m e⁴ बाई h स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। जूल लिख देता हूँ चलेगा, एनर्जी है ना, ठीक है, बेसिकली जूल पर एटम होती है। ओके, सो ये हो गया डेल्टा ई ट्रांजिशन फॉर्मूला। अब अगर वेव नंबर पूछे वो लोग, तो वी नो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या होता है एच सी बाय लैम्बडा। सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर m e⁴ बाय एच स्क्वायर। बाकी सब मैं कॉपी कर देता हूँ, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। एच सी को मैं नीचे ले लेता हूँ तो हो जाएगा 1/λ। 1/λ को बोला जाता है वेव नंबर, इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर m e⁴ बाई यहाँ पर हो जाएगा CH³ h स्क्वायर इंटू एच CH³। बाकी सब कॉपी, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, चलो तो नई फॉर्मूला मिल गई। ये भी सब कांस्टेंट है, इसको मैं R बोलूँगा लेकिन ये R से डिफरेंट है। ठीक है, दोनों R है। ये एनर्जी के टर्म्स में है जिसका यूनिट जूल होगा, ये वेव नंबर के टर्म्स में है, इसका यूनिट सेंटीमीटर या मीटर इनवर्स होगा। जेड स्क्वायर। R की वैल्यू जो है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला का बहुत यूज है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फॉर्मूला। दैट मीन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर लेवल, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइमैन सीरीज जब बोलते हैं तो n1 की वैल्यू 1 है, समझ में आ गया। और ये n2 जो है वो लाइमैन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड मतलब उससे ऊपर वाला। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास बाल्मेर है, इलेक्ट्रॉन 2 में आ रहा है, तो अगर बोले कि उसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट में से नीचे आ रहा है तो ग्राउंड स्टेट है बाल्मेर, उसका फर्स्ट एक्साइटेड मतलब थर्ड, और उसका सेकंड एक्साइटेड मतलब फोर्थ। सो फोर्थ से 2 का जंप है। गेटिंग माई पॉइंट? एक्साइटेड स्टेट मतलब उसके ऊपर वाला एक, समझ में आया? लाइमैन बाल्मेर पास्ट टेंस ब्रैकेट में होता है n1 4, उसका फर्स्ट एक्साइटेड हो गया 5 नंबर। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिलेगी ये अगर हमें ढूंढना है तो, सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। n जो है वो है एनर्जी लेवल, 6 से आ रहा है मान लो, तो 6 इंटू फॉर एग्जाम्पल 6 इंटू 6 - 1 5 डिवाइड बाई 2 मतलब हो जाएगी 15 लाइन। ठीक है, आप चाहो तो गिन सकते हो, 6 से जो भी लाइन नीचे आ रही है टोटल काउंट हो जाएगा 15। उसके बाद है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रैवल करता है, कितने रिवॉल्यूशन खत्म करेगा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो है इज इक्वल्स टू, डिपेंड करेगा उसकी स्पीड के ऊपर। वेलोसिटी ज़्यादा इन nth ऑर्बिट तो रिवॉल्यूशन भी ज़्यादा, और यह है सरकमफरेंस। अगर सरकमफरेंस छोटा है
तो जल्दी रिवॉल्यूशन ले पाएगा, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड ज़्यादा होंगे, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सर्कमफरेंस दैट इज 2πrn। बहुत लॉजिकल फॉर्मूला है, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट डिवाइडेड बाई 2πrn। समझ में आ गया?